हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। एक बार फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 8 का हनी ड्यू का ये पोएम है जिसका नाम है ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस पोएम में। आप बस इत्मीनान से बैठिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि जॉन कीट्स महोदय जैसे ग्रेटेस्ट पोएट्स का महान कवियों में से ये एक है। इनके पोएम को समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा। बहुत नॉर्मल नहीं है इनके पोएम को समझ लेना। तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं इस पोएम में ताकि आपको एक एक चीज़ें समझा सकूं, यानी कि आपको कोई डाउट ना हो इस पोएम को पढ़ने के बाद। इवन एक वर्ड का भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जॉन कीट्स महोदय के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पोएम के बारे में कि ये पोएम है क्या, कैसे है, राइमिंग स्कीम क्या है, और भी चीज़ें इसमें रिलेटेड, जैसे ये पोएम का फॉर्म क्या है। भले आप छोटे क्लास में हो, लेकिन छोटे क्लास से ही शुरुआत होती है कुछ भी समझने की, सीखने की। अगर आपको कुछ सीखना है तो अभी से सीखिए ताकि 8, 9, 10, 11, 12 में जाके आपको लगे कि आपको पोएम के बारे में हर चीज़ पता है, यानी कि आपको पोएम की फीलिंग होने लगे। जैसे आप कोई म्यूजिक सुनते हो, कोई सॉन्ग सुनते हो, आपको मज़ा आता है, वैसे कविता भी मज़ा देती है अगर आप इसको बहुत इत्मीनान से, ध्यान से सुनते हो तो। इसलिए आप बहुत मज़े से सुनिएगा। मज़े मज़े में आपको सारा लेसन कवर हो जाएगा। अलावा इसके मैं आपको इसमें सोल्यूशन देने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में है उसका आंसर भी आपको यहाँ मिलने वाला है। एक एक लाइन का एक एक इमेज दूंगा मैं आपको, ताकि इमेज के माध्यम से आप इस पोएम को समझ सको। तो अंत तक वीडियो के बने रहिएगा, स्किप करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ आपको मिलने वाला है। तो जॉन कीट्स महोदय के बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले बता दूं ये है क्या। आप अपने आसपास के बारे में देखिएगा, आसपास देखिएगा, आपको वहां ग्रासहोपर भी मिल जाएगा और आपको क्रिकेट भी मिल जाएगा। ग्रासहोपर जिसे आप टिड्डा कहते हो, जो यहां वहां कूदता है, उछाल इसकी बहुत ज्यादा होती है। और क्रिकेट जो है इसे झिंगुर कहते हो आप। झिंगुर की एक खासियत ये होती है, आपने अगर फील किया हो तो, आप अगर बैठे हो घर पर, ये महोदय जो होते हैं ना, ये आवाज़ जब ये निकालते हैं, गाते हैं या रोते हैं मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है ये गाते हैं। और जब ये गाते हैं तो इनके वॉल्यूम जो होते हैं ना वो बढ़ती जाती है। मानो कि जैसे हम अपना टीवी का रिमोट हाथ में लिए हुए हैं और टीवी को ऑन करके वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। वैसे ये भी कभी थोड़ा सा अभी धीरा धीरा आवाज़ निकली, धीरे धीरे फिर 1 वॉल्यूम, 2, 3, 4, 5, उसके बाद हाई वॉल्यूम आती है। बहुत तेज से आवाज़ इनकी आने लगती है। ये है क्रिकेट, ये है झिंगुर महोदय। तो ये पोएम जो है वास्तव में इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक सिंबल है, सिर्फ एक प्रतीक है। किस चीज़ के प्रतीक है वो हम चलते हैं पोएम में। पहले जॉन कीट्स के बारे में बात कर ले, थोड़ा सा बात करूंगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको जल्द ख़त्म कर दूँ इस पोएम को, ताकि टाइम ज़्यादा नहीं लगे। क्योंकि बहुत बार कमेंट ये आते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ मैं, बट ये है क्या की जाए, समय लगता है, बट ये है कि आपको वो चीज़ मिल जाती है जो आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलने वाली है। दिस इज़ कॉन्फिडेंस नॉट ओवर। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये महोदय जो है वो 1795 में पैदा हुए थे। 1821 में इनका डेथ हो गया था। लगभग 25 साल ये जीवित थे। टीबी के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। और ये बहुत अच्छे रोमांटिक पोएट माने जाते हैं। पोएम, अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा आप। बुक सामने होगा तो बुक लेकर के बैठिएगा, इत्मीनान से। बहुत चीज़ें आपको मिलने वाली है यहाँ पर। और आप कहोगे कि आपको तो आपके क्लास से, आपके क्लास के बच्चों से, इवन कुछ हद तक आप कह सकते हो, आप टीचर से भी बात कर सकते हो इसके मामले में, इतना आपको आएगा। ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट जो है वो 1816 में लिखा गया था। और ये रोमांटिक नेचर पर लिखा गया, ब्यूटी ऑफ नेचर पर लिखा गया, यानी प्रकृति के सुंदरता पर लिखा गया है ये पोएम। ये क्रिकेट के बारे में बात नहीं करेगा, ये ग्रासहोपर के बारे में बात नहीं करेगा, ये बात करेगा ब्यूटी के बारे में, वो भी नेचर के, प्रकृति की सुंदरता। और इस पोएम का जो थीम है ना वो यही है कि प्रकृति कभी भी उदास नहीं होती, हमेशा खुश रहती है। इंसान दुखी हो, परेशान हो, चाहे जो हो, गर्मी आए, ठंडी आए, बरसात आए, चाहे कुछ भी हो, बट प्रकृति हमेशा खुश रहती है। बस हमारा भी नज़रिया होना चाहिए प्रकृति को खुशनुमा देखने का। आगे बढ़ते हैं तो ये पोएम के बारे में बात करते हैं। पोएम है क्या? तो मैं पोएम को बताने के लिए मुझे लगा शायद आपके पास बुक ना हो, इसलिए मैंने इस पेज को भी रखा हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो। देखिएगा इस पोएम को ध्यान से। ये 2 भागों में बटा हुआ है। आप अगर हिंदी का ये प्रोज होता, इंग्लिश का ही प्रोज होता, तो आप इसे पैसेज कहते या पैराग्राफ कहते, पैराग्राफ या पैसेज। तो आप अगर ये मानोगे ना, ये अलग है, देखिएगा इस वाले से, है ना, बीच में गैप दिया है, इसलिए बीच में देखिएगा गैप दिया है, इसे आप कहते हो वोल्टा। फिलहाल ये जो है 8 लाइन का है और ये जो है ये 6 लाइन का है। ये 8 और 6 लाइन का जो पोएम होता है ना, जिसे 14 लाइन आप जोड़ के बोलते हो, इसे सोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोनेट। सोनेट 14 लाइन की एक कविता होती है। इसके बारे में बताना टाइम वेस्ट होगा अभी के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा और शायद मैं आपको अभी छोटे क्लास में हो समझा ना सकूं। इसलिए सबसे पहले आप बस इतना जानिए, ये एक सोनेट है।
सोनेट, वो भी कौन सा सोनेट? पेट्रार्कन सोनेट। अब आप सोचोगे पेट्रार्कन क्या है, तो मैं आपको बता दूं सोनेट के कई प्रकार होते हैं। जैसे एक है ये पेट्रार्कन सोनेट, जो इटली के महोदय थे पेट्रार्क, उनके नाम पर पड़ा। जैसे बहुत सारे ऐसे आविष्कार होते हैं जो आविष्कार किया होता है उसी के नाम पे पड़ जाता है ना। वैसा ये भी है कि पेट्रार्क महोदय ने ऐसे सोनेट को बनाया जो आप ये पढ़ने वाले हो, तो इनके सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। दूसरा नाम है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको शेक्सपियर महोदय ने डेवलप किया। फिर है मिल्टॉनिक सोनेट, जिसको जॉन मिल्टन ने डेवलप किया। फिर स्पेंसरियन सोनेट, जिसको स्पेंसर महोदय ने डेवलप किया। फिर रेगुलर और इरेगुलर सोनेट का नाम आता है। तो फिलहाल ये पेट्रार्कन सोनेट है। आप ये याद रखिएगा पेट्रार्कन क्यों है, क्योंकि इसका राइमिंग स्कीम जो है ना वो इसे पेट्रार्कन बनाता है। आपको मैं बता दूं कि पेट्रार्कन सोनेट में जो होते हैं वो दो भाग में डिवाइड होते हैं, एक ऑक्टेट में और एक सेस्टेट में। इसका नाम ऑक्टेव भी होता है। ऑक्टेट और सेस्टेट मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे ये जो 8 लाइन की आप गिन लीजिएगा, ये 6 लाइन की गिन लीजिएगा। ये 8 लाइन को ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब 8 लाइन की पोएम। तो जब 8 लाइन की हो तो उसे ऑक्टेट कहते हैं, और जो 6 लाइन की हो उसे सेस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेस्टेट। ऐसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, सब लाइन के नाम दिए जाते हैं। अगर आपको जानना होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो 8 लाइन के पोएम को ऑक्टेट, 6 लाइन के पोएम को सेस्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसको राइमिंग स्कीम कंफर्म करिएगा। अब आपको इतना समझ में आ गया कि एक सोनेट है, 8 लाइन, 6 लाइन, ऑक्टेट, ये पहला ऑक्टेट है, ये सेस्टेट है। ऑक्टेट में दूसरी बात होती है, सेस्टेट में दूसरी बात होती है। दोनों अलग अलग बातें करते हैं और आपको भी पता चलेगा अलग अलग, यानी कि ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। ठीक है, अब देखिएगा इस 8 को हम बांटते हैं 2 भागों में, तो 4 भाग में बटेगा। ये 4 भाग का क्या है? राइमिंग स्कीम। आपको पता होगा राइमिंग स्कीम क्या होती है, अगर नहीं पता तो फिर से सुनिएगा। ये मेरी फेवरेट पोएम है इसलिए मैं हमेशा यही नाम लेता हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो पहले लाइन के लास्ट में आया रानी है, दूसरी लाइन के लास्ट में आया पानी है। इसे राइमिंग स्कीम कहते हैं, इसे तुकांत कहते हैं। यही बैठता है तुक, हर गाने में भी ऐसे ही बैठता है। तो कभी तुरंत तुरंत बैठ जाता है, कभी दूर दूर बैठता है। जैसे दूर दूर यहाँ आपको दिखाऊंगा मैं कैसे बैठेगा। अब आप ऐसे ही देखें तो पहले लाइन के लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप हर पोएम को ढूंढ सको कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। देखिएगा पहले लाइन के लास्ट में क्या है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आपको दिखा सकूं सही से। यहां लिखा है डेड। जाओ नहीं यार, रुका रहो थोड़ा सा बताने तक। ये है डेड, है ना। पहले लाइन का लास्ट वर्ड यही है ना, डेड है। डेड को मान लो आप ए है, ठीक है। ये है सन, क्या ये डेड से सन मैच कर रहा है? जैसे मछली जल की रानी पानी मैच कर रहा था? नहीं, तो ये हो गया बी। रन, ये मैच कर रहा है किसी से? बिल्कुल, ये सन से मैच कर रहा है इसलिए बी हो गया, क्योंकि सन भी बी है तो रन भी मैच कर रहा है, बी है। ये मेड, देखिएगा ये डेड से मैच कर रहा है मेड, इसलिए ये ए हो गया। ठीक है, हो गया ना, ए बी बी ए, ये हो गया ए बी बी ए, अब्बा, इसे अब्बा बोलेंगे हम, अब्बा, ए बी बी ए। 4 लाइन हो गया। अब अगले 4 लाइन पे देखते हैं। 8 लाइन का है ना ये। लीड, लीड मैच कर रहा है किसी से? बिल्कुल, ये मीड से मैच कर रहा है इसलिए ये ए हो गया। डन, डन किससे मैच कर रहा है? ये रन से मैच कर रहा है, और रन क्या है? बी है, तो ये भी बी हो गया। फन भी मैच कर रहा है डन से, तो ये भी बी हो गया। और ये लीड से वीड मैच कर रहा है इसलिए हो गया ए। तो देखिएगा ए बी बी ए, तो ये भी हो गया ए बी बी ए। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब्बा अब्बा, 8 लाइन को अब्बा अब्बा यहाँ पे हो गया। देखिएगा आप पीछे में रखा भी है, ये है अब्बा अब्बा, है ना। तो ऑक्टेट जो है वो ए बी बी ए है। अब सेस्टेट के बारे में बात करें अगर हम, थोड़ा टाइम लूँगा, बट ये है कि अगली बार आप आसानी से समझ जाओगे और हर पोएम को आप ऐसे कंफर्म कर सकते हो। ये है नेवर, देखिए ये ना फन से मिला ना वीड से मिला, ना ये ए से मिला ना ये बी से मिला, तो इसका मतलब है कि ये सी हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉस्ट जो है वो नेवर से नहीं मिला, इससे भी नहीं मिला, इससे भी नहीं मिला, इसलिए ये डी हो गया। सिल्स भी किसी से नहीं मिला इसलिए ये ई हो गया। तो ये 6 लाइन का जो 3 लाइन है वो सी डी ई हो गया। अब आप इसका देखिए, एवर, एवर किसी से मैच कर रहा है? बिल्कुल, ये नेवर से मैच कर रहा है इसलिए ये सी हो गया। लॉस्ट किसी से मैच कर रहा है? बिल्कुल, ये फ्रॉस्ट से मैच कर रहा है इसलिए ये डी हो गया। हिल्स किसी से मैच कर रहा है? बिल्कुल, ये सिल से मैच कर रहा है, और सिल्स क्या है? ई है, तो ये ई हो गया, यानी ये भी हो गया सी डी ई। तो ये हो गया सी डी ई, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है सी डी ई। तो ये अब्बा अब्बा ऑक्टेट का ऊपर के 8 लाइन का, और सी डी ई सेस्टेट का नीचे के 6 लाइन का। और ये आयम्बिक पेंटामीटर है। ये पेंटा हेक्सा डेक्सा क्या होता है ये बहुत जानना आपको अभी शायद वो ये आप कह सकते हो कि बाउंस कर जाए, इसलिए सिर्फ आप जानिए आयम्बिक पेंटामीटर। अब हम चलते हैं कुछ आगे आपको बताने। ये पोएम, आपके दिमाग में एक पोएम आ रहा होगा जिसका नाम था आंट एंड द क्रिकेट, जो कुछ ऐसा है।
आपके आपके ही क्लास में पहला ही तो लेसन था, ये पहले लेसन का पोएम है द आंट एंड द क्रिकेट। आप सोच रहे होंगे इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, इसमें भी कोई क्रिकेट है, झिंगुर है, और कोई ग्रासहोपर है, टिड्डा है, जो आपस में बात करेंगे। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये लेसन इस लेसन से अलग है, यानी कि जो आपका आंट एंड द क्रिकेट है ना, जो पहला लेसन है, वो इस लेसन से अलग है जो आप पढ़ने वाले हो, क्योंकि वो जो था वो नैरेटिव था, वो कथा है, कहानी है। उसमें आंट एक चींटी को दिखाया गया कि चींटी बहुत काम करती है, बहुत लेबर करती है। क्रिकेट जो झिंगुर है, दिन भर गाना गाता है, कुछ नहीं करता है, और मांगने के लिए आंट से जाता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, और चींटी उसको भगा देती है ना, कुछ ऐसा होता है उसमें। लेकिन इसमें जो किड्स का पोएम है ना, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये सिंबॉलिक है, ये कथात्मक नहीं है, ये प्रतीकात्मक है, प्रतीक है इसमें। इसमें जो ग्रासहोपर है ना, ये प्रतीक है गर्मी का, और जो क्रिकेट है ना, ये प्रतीक है ठंडी का। यानी कि प्रकृति के पोएम को पढ़ने जा रहे हो आप, तो यहाँ पे गर्मी का मतलब ग्रासहोपर से है, तो जो आप ग्रासहोपर को पढ़ोगे वो गर्मी मान लीजिएगा। यानी कि पहला स्टैंजा जो है ना, वो ग्रासहोपर से रिलेटेड है, और ग्रासहोपर जो है वो गर्मी को रिप्रेजेंट करता है, समर को रिप्रेजेंट करता है, समर मौसम को रिप्रेजेंट करता है। और जो सेकंड वाला स्टैंजा है वो विंटर को रिप्रेजेंट करता है, और वो भी क्रिकेट। तो क्रिकेट विंटर को सिंबलाइज कर रहा है, ग्रासहोपर समर को सिंबलाइज कर रहा है। ये सिंबलाइज कर आप ज़्यादा नहीं सोच पा रहे तो आप इतना समझ जाइए, जैसे रेड सिग्नल होता है वो सिंबलाइज करता है हमारे रुक जाने का, ग्रीन सिग्नल हमारे चले जाने का, है ना। तो जो ये सिग्नल होते हैं ये कुछ प्रतीक देते हैं, वैसा यहाँ भी प्रतीक है। ग्रासहोपर समर का प्रतीक, क्रिकेट विंटर का प्रतीक। तो पहला स्टैंजा जो 8 लाइन की है उसमें गर्मी के बारे में बात की जाएगी, और जो दूसरा स्टैंजा 6 लाइन की है उसमें विंटर के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, चलते हैं पोएम को एक एक लाइन कंफर्म करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत सारे हैं, बट ये है कि फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। बस आपको इतना बता दूंगा, इसमें बहुत सारे मेटाफर, इन्वर्जन, पर्सोनिफिकेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, यानी अलंकार क्या होते हैं, तो मैंने 5 वीडियो बनाया है अलंकार का, आप जरूर पढ़िएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको लगेगा आप 7th में हो, क्या जरूरी है, बट जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज से ही शुरुआत करनी होगी। जो कुछ करना है अभी से करिए, आप 9th 10th तक मत वेट करिए, 9th से शुरू हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच। 9th 10th 11th 12th 4 साल आपके लिए काम करेगा। तो अगर आज आप समझ जाओगे आज ही ना, तो 9th तो आपके लिए हलवा हो जाएगा। तो आप आज से ही शुरू करिए थोड़ा थोड़ा फिगर ऑफ स्पीच समझना। तो हम चलते हैं अब एक एक लाइन को, पोएम के 14 लाइन के इस पोएम को एक एक लाइन कंफर्म करते हैं, एक एक इमेज के माध्यम से। बस ध्यान ये दीजिएगा कि एक लाइन, आप एक लाइन को कंफर्म करोगे तो अर्थ एक लाइन में कंफर्म नहीं होने वाला। आपको पहली लाइन को अगर इसको समझना है, ये तो पहली लाइन में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इसके बाद वाली लाइंस को समझना है तो एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे जब पढ़ोगे ना, तभी समझ में आएगा आपको। इसलिए आपके सामने अगर बुक होगा तो आप बुक लेकर के बैठिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहली लाइन लिखा है कि जो पोइट्री है अर्थ की वो कभी खत्म नहीं होती। और आपको भी पता होगा कि जो पोइट्री है अर्थ की, आप सोचो कि जो पोएट ने लिख दिया, भाई पोइट्री का मतलब क्या, पोएम्स। तो जो पोएट ने पोएम लिख दिए हैं कभी भी इस पृथ्वी पर, क्या कभी खत्म होते हैं? बिल्कुल नहीं खत्म होते। जॉन कीट्स महोदय ने 1816 में ये पोएम लिखा था, आज 2021 में 2020 में आप पढ़ रहे हो, खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। हजारों साल पहले बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने कुछ लिख दिया है, आज भी हम उसे पढ़ते हैं, क्या वो खत्म हुआ? नहीं खत्म होती है। तो पृथ्वी पर जो कविता है, पृथ्वी की कविता या पृथ्वी पर जो कविता लिखी गई है वो कभी खत्म नहीं होती, ये शाश्वत रहती है, हमेशा रहती है। अब कवि कहता है यहाँ पे कुछ पक्षियों के बारे में, सुनिएगा आप। गर्मी आ गई, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो फर्स्ट स्टैंजा है वो समर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ग्रासहोपर आप पा गए तो ग्रासहोपर का मतलब गर्मी, और क्रिकेट पा गए तो ठंडी। तो ग्रासहोपर के बारे में बात की गई है पहले स्टैंजा में, तो गर्मी के बारे में। तो लिखा है जब, व्हेन, जब ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी, आर फेंट, फेंट माने होता है मूर्छित होना, बट यहाँ फेंट का मतलब होता है कि परेशान होना, किससे परेशान हो जाते हैं? विद द हॉट सन, गर्मी, सूर्य की गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सारे के सारे पक्षी, सारे के सारे जीव जंतु जो हैं वो परेशान हो चुके हैं। ठीक है, तो परेशान हो जाते हैं जब ये सारे के सारे पक्षी जो हैं, तो ये क्या करते हैं? एंड हाइड, तब ये छिप जाते हैं इन कूलिंग ट्री, ऐसे ट्री में, ऐसे पेड़ पौधों के बीच में जाकर के बैठ जाते हैं जो कूल करता है हो इन्हें, जो ठंडा देता हो इन्हें। ठीक है, यानी कि जब सारे के सारे पक्षी, सारे के सारे जीव जंतु, पक्षी का मतलब सारे के सारे जीव जंतु, जब गर्मी से परेशान हो जाते हैं तो ये क्या ढूंढते हैं? ठंडा कोई पेड़ ढूंढते हैं जहां पर छांव हो, आराम से बैठ जाइए। तभी शुरुआत होती है एक वॉइस की, एक आवाज की। जो आवाज आती है, ठीक है, वॉइस विल रन। आप सोचो ये फिगर ऑफ स्पीच है, आपको लगेगा कौन सा? आप सोचो कि कोई फिगर ऑफ स्पीच कभी रन करेगा क्या, कभी दौड़ेगा क्या? सॉरी, कभी वॉइस कभी दौड़ेगा?
किसी आवाज़, कोई आवाज़ जो है वो दौड़ती है? आप कहोगे हाँ दौड़ सकती है आवाज़, मैं बोलूँगा तो दौड़ेगी। क्या आपने देखा कभी दौड़ते हुए? बिल्कुल नहीं। तो अगर आपने किसी को दौड़ते हुए नहीं देखा तो कैसे कह रहे हो कि आप दौड़ता है वो? यानी कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। इसको हिंदी में कहते हैं मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार, PERSONIFICATION, मानवीकरण अलंकार, क्योंकि इसमें मानव बना दिया गया है आवाज को। जैसे आदमी दौड़ता है वैसे यहाँ आवाज दौड़ रहा है, बट आप इसको ये समझिए कि आवाज जो है किसी की संगीत जो है वो आ रही है, यानी सब जब शांत हो गए, गर्मी में जब सब तबाह हो गए तो एक आवाज तब भी आ रही है, एक आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है, सुनिएगा। फ्रॉम, आवाज कहाँ से आ रही है? फ्रॉम माने से, हेज माने होता है ये बाड़ा, बाढ़ जो ये घेरा गया है ना, इसे बाढ़ बोलते हैं। एक बाढ़ से लेके दूसरे बाढ़ तक, हेज, फ्रॉम हेज टू हेज, एक बाढ़ से दूसरे बाढ़ की तरफ किधर जा रही है ये आवाज? अबाउट द न्यू माउन मीड, न्यू माउन मीड एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है नया नया कटा हुआ चारागाह का घास। आप देखते होंगे आपके पार्क में जो घास बड़े बड़े हो जाते हैं उसको काट दिया जाता है ताकि अच्छा लगे। तो यहाँ मिड का मतलब होता है मिडो, चारागाह। न्यू माने नया, माउन मतलब होता है काटा हुआ। तो जो नया नया अभी काटा हुआ घास वाला चारागाह है ना, उधर की तरफ वो आवाज जाती है, यानी कि एक हेज से आवाज यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। कभी सुनाई दे रहा कि यहाँ आवाज आ रही है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। आवाज जो है ना ऐसे एक हेज से दूसरे हेज की तरफ बढ़ती जा रही है और वो चारागाह की तरफ जा रही है। मैं आपको एक और फिगर ऑफ स्पीच बता दूं, मैं आपको बोल दूं ये कि आपको लग रहा होगा कि फिगर ऑफ स्पीच क्यों बताया जा रहा है। वो इसलिए कि 9, 10, 11, 12 में जब जाओगे आप ना तो फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोचोगे क्यों, अभी क्यों, तभी पढ़ लेंगे, तभी पढ़ लोगे, वो ठीक है। बट अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे ना, जो हमें करना चाहिए अगर हम शुरुआत से ही करें ना, अभी से करें ना, तो वो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाती है। और उतना अच्छे से हमें तब नहीं समझ में आएगा जब हम 9, 10, 11, 12 में जाएंगे। तो कुछ तो समझिए आप। देखिए मैं आपको अभी समझा दूं एक फिगर ऑफ स्पीच जो आपको आसानी से समझ में आने वाली है, और वो यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ जो दो वर्ड है ना लास्ट में, पहला इसका अक्षर है एम और इसका भी अक्षर एम है, एम एम। देखिएगा ये दोनों शब्द का जो पहला पहला अक्षर है रिपीट कर रहा है ना। और जब अक्षर रिपीट करे, शब्द नहीं, जब अक्षर लेटर रिपीट करे तो उसे हम हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार और इंग्लिश में कहते हैं एलिट्रेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है इसलिए आप शायद पढ़ ना पाओ, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ ALLITERATION, एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार। हिंदी में आपने सुना होगा तरिन तंजा तर तमाल तरुअर बहुछाए, जिसमें पहला अक्षर जो तय है वो रिपीट करता है। वो चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी चम्मच से पता नहीं क्या क्या खिलाया चटाया, तो वो च साउंड रिपीट करता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो कम से कम अब आप समझ जाओगे कि जब पहला अक्षर रिपीट करे तो वो एलिट्रेशन होगा, वो भी एक लाइन में कहीं भी, यानी एक लाइन में कहीं भी रिपीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सटा सटा वर्ड हो। अगर यहाँ पे एम से कोई वर्ड होता और यहाँ पे होता तो आपका पहला पहला अक्षर रिपीट करता और वो होता एलिट्रेशन। जब शब्द रिपीट कर, देखिएगा यहाँ शब्द रिपीट कर रहा है, जब शब्द रिपीट करे तो वो होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन भी 7 प्रकार के होते हैं, TETION, REPETETION, ये TETION है रिपीटेशन। जब शब्द रिपीट करता है तो रिपीटेशन होता है, ठीक है। और जब अक्षर रिपीट करता है तो वो होता है एलिट्रेशन। और जब लाइन रिपीट कर जाए पूरी की पूरी लाइन तो वो रिफ्रेन होता है, REFRAIN, रिफ्रेन नामक फिगर ऑफ स्पीच। अगर लाइन रिपीट कर जाए, ये लाइन कहीं और आपको दिख जाए 14 लाइन में, अगर एक लाइन आपका दोबारा रिपीट हो रहा है पूरी पूरी लाइन तो रिफ्रेन होती है वो। तो ये फिगर ऑफ स्पीच का खेल है, बट ये है कि बहुत ज़्यादा बताना आपको सही नहीं होगा। तो आपने देखा कि एक आवाज़ जो है वो एक बाढ़ से दूसरे बाढ़ की तरफ जा रही है, चारागाह की तरफ, और वो आवाज किसकी है? दैट इज द ग्रास होपर्स, यह है ग्रास होपर की, टिड्डे की। ये बंदा जो है ये उड़ते हुए जा रहा है एक तरफ चारागाह से दूसरे चारागाह की तरफ, ठीक है। ही टेक्स द लीड, ही मतलब ये टिड्डा। अब आप सोचोगे कि गर्मी में लीड कौन करेगा? लीड मतलब होता है लीडर, अगुआ। ये अगुवाई करता है, ही टेक्स द लीड, ये अगुवाई करता है। और अगुआ जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई कैसे जाएगा, कोई कैसे गाना गाएगा? जाहिर सी बात है कि हम गर्मी इतनी पड़ती है हम बाहर नहीं जाना चाहते, कोई पक्षी कोई भी जीव जंतु बाहर नहीं निकलना चाहते। उस समय ये बंदा अगुवाई करता है, ये बंदा आगे आगे बढ़ता है, ये बंदा गाना गाता हुआ निकल पड़ता है कि चलो कितनी भी गर्मी हो लेकिन प्रकृति तो हमेशा खुश रहती है ना, तो हमें तो अगुवाई करनी ही पड़ेगी। तो ये आगे बढ़ता है। इन समर, आप पीछे वाला देखिएगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, यहाँ इंजैम्बमेंट नामक फिगर ऑफ स्पीच है। इंजैम्बमेंट, ये आप इसके पहले जो है ना वॉइस विल रन, और ये ही टेक्स लीड, लीड के बाद आप कंफर्म नहीं कर सकते अर्थ को, तो आपको यहाँ से लेकर के जो अगला लाइन आने वाला है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है ही टेक्स द लीड इन, यहाँ पे इन समर लग्जरी। तो जब आप इस वाले को, यानी कि सॉरी,
इस वाले को और यहाँ पर इस वाले को जब मिलाओगे तभी अर्थ कंफर्म होगा। तो जब ऐसा कोई लाइन हो कि जब अर्थ इसका कंफर्म ना हो रहा हो और वो अगले लाइन से अर्थ कंफर्म कर रहा हो तो उसे कहते हैं इंजैम्बमेंट। MENT है ENJAMBMENT। अगर आपको कोई फिगर ऑफ स्पीच जो बता रहा हूँ समझ में ना आए ना तो मैंने 5 वीडियो बनाए हैं फिगर ऑफ स्पीच के, आप उसमें आसानी से आप देख सकते हो, समझ जाओगे। अभी से शुरुआत कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करिए, 9 तक आप पारंगत हो जाओगे। तो आपने देखा कि ये बंदा लीड्स कर रहा है, कहाँ तक जाएगा ये? इन समर लग्जरी, समर माने गर्मी, दूसरों के लिए गर्मी परेशान कर देने वाली है, लेकिन इसके लिए गर्मी लग्जरी है, विलासिता है, अच्छी है, आमोद प्रमोद है, मजा आ रहा है इसको गर्मी में। ठीक है, ये बंदा गर्मी में खूब मजा ले रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है और ये सबको सिखा रहा है यार प्रकृति तो हमेशा खुश रहती है, तुम क्यों दुखी हो, तुम्हें क्यों गर्मी लग रही है, तुम्हें मजा लो ना। ही हैज़ नेवर डन, अब इसका अर्थ तब कंफर्म आएगा जब अगले लाइन में हम जाएंगे। तो ही हैज़ नेवर डन, ये बंदा कह रहा है, इसके बारे में कहा गया है ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, यानी कि ये अपनी खुशियों को कभी समाप्त नहीं करता, इसकी खुशियाँ कभी समाप्त नहीं हुई हैं। डिलाइट्स मतलब खुशियाँ, और आपने इसके पहले देखा कि लिखा हुआ था कि ये ही हैज़ नेवर डन, इसने ख़त्म नहीं किया अपनी खुशियों को, यानी हमेशा खुश रहता है, ये हमेशा कूदता रहता है, मज़ा लेता है ये। लेकिन व्हेन टायर्ड आउट, जब ये थक जाता है, जैसे इस तरह के थक गया बंदा ये, विद फन, मज़ा लेते लेते गर्मी में जब ये थक जाता है तो ये क्या करता है? ही रेस्ट, तब ये आराम करता है। ईज, आसानी से आराम करता है। बीनीथ, नीचे आराम करता है। किसके नीचे? कुछ प्लीजेंट वीड के नीचे। प्लीजेंट माने होता है खुशनुमा, वीड माने होता है घास पात। तो घास पात जो खुश हैं, जाहिर सी बात है प्रकृति खुश रहती है, मैंने आपको बताया प्रकृति हमेशा खुश रहती है, चाहे कुछ भी हो, गर्मी ठंडी बरसात, तो प्रकृति खुश है, उसके घास पत्ते भी खुश हैं। ये जा करके उस खुशनुमा वीड में, घास में जा करके थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है, आराम कर लेता है, और फिर धीरे धीरे जब है ठंडी से गर्मी आती है तो फिर ये खुश हो जाएगा। बस उस समय चेंज हो जाएगा प्रतीक, गर्मी में ग्रास होपर खुश हो रहा है तो ठंडी में क्रिकेट खुश होने वाला है। तो इस तरीके से 8 लाइन खत्म होता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम चलते हैं अगले 6 लाइन में। जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए, और बहुत चीज़ें आपको समझा भी नहीं पा रहा हूँ मैं टाइम के कारण, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि टाइम ज़्यादा ले लेता हूँ मैं, इसलिए सॉरी। द पोएट्री ऑफ अर्थ, फिर से वही लाइन, आप अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ ये वर्ड चेंज है। अगर ये वर्ड चेंज ना होता तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता? बिल्कुल रिफ्रेन होता, क्योंकि जो पहली लाइन है आपके पोएम की वो इससे मैच कर रही है। बस वहाँ डेड था और यहाँ पे सीजिंग है। तो अगर वर्ड मैच नहीं किया, पूरी लाइन मैच नहीं की, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? बिल्कुल ये रिपीटिशन होगा, रिपीटिशन, क्योंकि इसमें शब्द रिपीट कर रहे हैं, लाइन रिपीट नहीं किया एक वर्ड के कारण। तो इसमें भी सेम है कि जो पोइट्री है ना, जो अर्थ की कविता है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। सीजिंग माने स्टॉप, कभी स्टॉप नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। पृथ्वी गाना गाती रहती है, पृथ्वी पर जो गीत बनाए गए हैं वो चलते रहते हैं, पृथ्वी कभी रुकती नहीं है, पृथ्वी के गाने कभी रुकते नहीं हैं। अगला लाइन है ऑन ए लॉन विंटर। अब देखिए अब विंटर आ गया। अभी 8 लाइन ग्रास होपर का, गर्मी का, 6 लाइन विंटर का, क्रिकेट का। लॉन मतलब अकेला, निर्जन, विंटर माने ठंडी, इवनिंग माने शाम। तो एक शाम ऐसी है जो ठंडी की शाम है और बहुत सुनसान है। व्हेन द फ्रॉस्ट, जब फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट का मतलब होता है आपका ओला, आपका स्नो, बर्फ। देखिएगा अब अर्थ कंफर्म नहीं होगा जब तक हम अगले लाइन पे नहीं जाएंगे ना, तब तक इसका अर्थ कंफर्म नहीं होगा। इसलिए ये लाइन भी जो होगा वो इंजैम्बमेंट होगा। ऐसे बहुत सारे इंजैम्बमेंट इसमें हैं। तो एक अकेले शाम को, ठंडी के शाम को, जब फ्रॉस्ट, जब ओले, जब ये बर्फ जो था, हैज रॉट, इस ओले ने, इस बर्फ ने, रॉट मतलब होता है लाना, लाया, क्या लाया? साइलेंस, खामोशी लाया। क्योंकि जब ठंडी ज़्यादा हो जाती है ना तो सारी तरफ खामोशी ही खामोशी छा जाती है। सारे पक्षी, सारे जीव, सारे इंसान जो हैं वो खामोश हो जाते हैं, चलना बंद कर देते हैं, घर में दुबक करके बैठते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी और जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तब भी। ठीक है, फ्रॉम द, यहाँ लिखा है फ्रॉम द स्टोन, तब फिर से शुरू करेगा कोई आवाज़। अभी आपकी आवाज़ आई ग्रास ऊपर की, अब किसकी आने वाली है? फ्रॉम द स्टोन, पत्थरों से। वो जो पत्थर है ना पड़े हुए ठंडियों में, जो इस समय बहुत ठंड हो चुके हैं, वहाँ से देयर श्रिल्स, एक आवाज़ आती है। श्रिल माने होता कर्कश आवाज़, तेज आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती है? द क्रिकेट सॉन्ग, उस झिंगुर के संगीत की। बहुत मस्त होकर के नाच रहा है, बहुत मस्त होकर के गाना गा रहा है बंदा।
ठीक है। और ये इसकी आवाज़ कर्कश क्यों है? क्योंकि यहाँ लिखा है इन वार्मथ। वार्मथ जब ये गाता है ना तो इसको गर्मी आने लगती है। ठंडी में आप भी जब वार्म अप करते हो, आप मैच खेलते हो, तो धीरे धीरे आपको गर्मी आने लगती है, भले वो ठंडी का ही सीजन क्यों ना हो। तो जब बंदे को गाते गाते गर्मी आने लगती है ना, तो इंक्रीजिंग इसकी साउंड बढ़ने लगती है। 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ता है टीवी का, वैसे ये बढ़ने लगता है। एवर मतलब हमेशा बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, इसलिए कर्कश आवाज़ इसकी लगने लगती है। तो गर्माहट में इसकी आवाज़ बढ़ने लगती है। वार्म अप करता है, धीरे धीरे गाना गाता है, आवाज़ बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ाता चलता है। ये बंदा गा रहा है, सब शांत हैं, ये गा रहा है। और तब सीम्स टू वन माने कोई व्यक्ति जो ड्राउजीनेस में हो, जो ऊंघाई में हो, जो नींद ले रहा हो, हाफ लॉस्ट, आधा खो चुका हो, आधा नींद में है, आधा जग रहा है, आधा सपना देख रहा है और आधा हकीकत में है। ऐसा बंदा जो ऊंघाई लेता हुआ आधा हकीकत में आधे सपने में है, उस बंदे को सीम्स, उस बंदे को प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? प्रतीत होता है, मैंने यहाँ लिख दिया है। ये सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्या प्रतीत होता है इसको? प्रतीत ये हो रहा है द ग्रास होपर्स। इसको लग रहा है कि ग्रास होपर गाना गा रहा है, क्योंकि ये गर्मी वाली सोच रखा हुआ बंदा, इसने सोचा कि गर्मी में ग्रास होपर गाना गा रहा था, तो अभी भी ये ग्रास होपर ही गाना गा रहा होगा। कहाँ गा रहा होगा? सम ग्रासी हिल्स। वो जो पहाड़ पर्वत है, जो घास वाले पहाड़ पर्वत है ना, वहीं से कोई ग्रास होपर जो है गाना गा रहा है। लेकिन आपको पता है कि वास्तव में गाना कौन गा रहा है? वो है क्रिकेट, वो है झिंगुर। तो इस तरीके से गर्मी जो है उसमें ग्रास होपर ने गाना गाया, और ठंडी जो है उसमें क्रिकेट ने गाना गाया। तो प्रकृति ने अपने दोनों सीजन में गाना गाया। बस इंसान गाना नहीं गाता, इंसान शांत रहता है तब जब बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तब। तो इस तरीके से पोएम की सुंदरता आपको दिखी, आपने समझी। आशा आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको ये पोएम, और कोई सुझाव होगा तो आप जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं जो मुझे बतानी है, आप ऐसे भाग मत जाइएगा। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको देनी है मुझे, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, आपको आसानी होगी। ये 123 नंबर पेज में है, वर्किंग विद पोएम। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर, ये थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, और ये लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। तो इस तरीके से खत्म होता है आपका ये पोएम। एक एक लाइन मैंने कंफर्म किया और खत्म होता है आपका सोल्यूशन। आशा है आपको ये पोएम समझ में आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी हो तो सुझाव में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। और हाँ, एक और चीज़, घंटा जरूर बजा दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।